हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 100 तक। इससे आगे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी ये जो सीरीज़ है निम्मी क्वेश्चन बैंक की, ये आपका कोई भी ITI लेवल से एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके साथ उसके चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। और जो भी गलत उत्तर दिए गए हैं निम्मी के तरफ से, उसको यहाँ पर हम आपको करेक्ट उत्तर बताते हैं क्या आपको सही करना चाहिए। तो अगर आप MPIT TO की तैयारी कर रहे हैं, या फिर NPCIL नरोरा रावत भाटा की तैयारी कर रहे हैं, या LPSC इसरो की फॉर्म डाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ITI लेवल से एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल्ड सरफेस। फाइल वाली सरफेस पर खरोच या चिप्स का क्या कारण होता है। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा रहा है, जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते समय यहाँ पर जिस सरफेस से फाइलिंग करते हैं उस पर स्क्रैच क्यों आ जाता है। तो बेसिकली जब आपकी जो फाइल है, ठीक है, इसमें जो तीत कटे होते हैं, जब हम किसी सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो इसके बीच स्पेस होता है, इसमें बेसिकली सॉफ्ट मेटल के जो चिप्स होते हैं, कण होते हैं, भर जाते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो जब ये चिप्स भर जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस फिनिश नहीं हो पाता है और इसके कारण ही सरफेस पर स्क्रैच आता है। तो इस दोष को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको पिनिंग ऑफ फाइल के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग के कारण ही बेसिकली यहाँ पर सरफेस पर स्क्रैचेस आते हैं। अब पिनिंग को दूर कैसे कर सकते हैं, तो फाइल कार्ड या फिर स्क्रॉबर के द्वारा इसको क्लीन किया जाता है। और ध्यान क्या रखा जाता है कि जिस डायरेक्शन में तीत कटे हैं उसी डायरेक्शन में हमें फाइल कार्ड को चलाना होता है, जिससे कि उसके दांतें खराब ना हो। साथ ही साथ पिनिंग से बचने के लिए बेसिकली जो नई फाइल होती है उसको हम सबसे पहले किसी सॉफ्ट मटेरियल पर यूज करते हैं, या फिर कह लीजिए लकड़ी पर यूज करते हैं, या पिनिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, चाक भी उस पर लगाकर उसको यूज करते हैं, जिससे कि उसका पेनिट्रेशन कम हो सके और पिनिंग का दोष रोका जा सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। इस छैनी का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया बेसिकली चैन ड्रिलिंग किया गया इस जॉब में, और चैन ड्रिलिंग के बाद जो यहाँ पर दो होल है, इन दोनों होल के बीच जो यहाँ पर मटेरियल बचा हुआ है इसको क्या कर रहा है, बेसिकली ये निकाल रहा है, ठीक। तो चैन ड्रिलिंग के बाद जो ये मटेरियल को निकाल रहा है, तो इसके लिए कौन सी चीजल प्रयोग की जा रही है, तो इस चीजल का नाम है बेव चीजल, ठीक। इसका नाम क्या है, बेव चीजल। इसके द्वारा ड्रिलिंग के बाद जो बीच में मटेरियल बचता है उसको रिमूव किया जाता है। फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वेल्डिंग कास्टिंग के बाद जो एक्सेस मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए, या नॉर्मल वर्क के लिए कोई फ्लैट सरफेस है तो वहाँ पर फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जो हम ITI में वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं मैक्सिमम केस में फ्लैट चीजल ही होती है। क्रॉस कट चीजल कीवे काटने के लिए, ग्रुप काटने के लिए, डायमंड पॉइंट चीजल मटेरियल स्क्वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्लाइड कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। हैमर के फेस पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी या उत्तलता क्यों दी जाती है। तो अगर आप हैमर को ध्यान से देखेंगे तो उसका जो निचला वाला पार्ट होता है उसको, ठीक है, एकदम से फ्लैट नहीं होता, ठीक है, एकदम से वो कुछ इस प्रकार से फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। फ्लैट के स्थान पर क्या होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर बेवल्ड होता है, थोड़ा सा क्या होता है, वो बेवल शेप में होता है। किस प्रकार से बेवल शेप में होता है, जैसे मान लीजिए आपका हैमर है तो ये थोड़ा सा कुछ नीचे ऐसे कर्व टाइप में, कर्वेचर टाइप में होता है, ठीक है। तो बेसिकली कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है कि जब हम किसी सरफेस पर यहाँ पर हैमरिंग कर रहे होते हैं तो हैमरिंग करते समय अगर ये पूरा फ्लैट है तो इसके शार्प एजेस से क्या होगा, यहाँ पर डिगिंग होगा, यहाँ पर उसका मार्क आ जाएगा, इंप्रेशन मार्क आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी क्या करते हैं, कन्वेक्सिटी या उत्तलता देते हैं कि इसका जो यहाँ पर लास्ट इंड वाला पॉइंट है यही संपर्क में आए, पूरा हैमर का फेस यहाँ पर संपर्क में उसके सरफेस के ना आए। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, ठीक है। किनारों पर खुदाई से बचने के लिए, डिगिंग से बचने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, तो हैमर के फेस पर थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर। यहाँ पर आपको एक हैमर दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि इस हैमर का नाम क्या है। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए, देख सकते हैं क्लियरली कि ये हो गई हमारी हैंडल की एक्सिस। ठीक है, अब हैंडल के एक्सिस हो गई और यहाँ पर इसका पिन है, तो पिन क्या है, एक्सिस के क्रॉस में है। ठीक है, ये हमारी हो गई हैंडल। ठीक है, हैंडल की यहाँ पर हो गई सेंटर में एक्सिस। अब इसका पिन क्या है, एक्सिस के क्रॉस में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पिन हैमर के नाम से जानेंगे। अगर यही पिन आपकी क्या होती, क्रॉस में ना होके ये आपकी सेंटर की एक्सिस थी, ठीक है, और एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती, ठीक है, स्ट्रेट में होती, तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या दिखाया गया है, तो ये आपको दिखाया गया है क्रॉस पिन हैमर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रॉस पिन हैमर। आपको पता होना चाहिए कि किस हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए मैलेट की, कि मैलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली मैलेट आपका एक वुडन हैमर होता है जिसको हार्ड वुड से बनाया जाता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सीट मेटल के वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। अब सीट मेटल वर्क में अगर हम मान लो मटेरियल मेटल का हैमर प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उसका इंप्रेशन आएगा, और सीट पतली होती है, सॉफ्ट मेटल होती है, तो उसमें बेंडिंग भी हो जाएगी। तो वो सबसे बचने के लिए यहाँ पर हम मैलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाल पिन हैमर की बात की जाए तो जो इसका पिन का शेप होता है बाल गेंद के समान होता है, और इसका प्रयोग मार्किंग करते समय जब हम क्या करते हैं, पंच के द्वारा मार्किंग कर रहे होते हैं तो उस पर चोट लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। 250 ग्राम का हैमर। साथ ही साथ चिपिंग करते समय चीजल पर चोट लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। रिवेटिंग करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है रिवेटिंग के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं, तो बाल पिन हैमर होता है। जो हमारा यहाँ हैमर दिखाया गया है उत्तर में, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस पिन हैमर है। क्रॉस पिन हैमर का बेसिकली प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है कोई ग्रूव है या कोई चैनल है, तो ग्रूव बनाने के लिए या फिर चैनल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हैमर है जिसका प्रयोग किया जाता है मेटल को एक डायरेक्शन में स्ट्रेच करने के लिए, तो ये होता है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the name of angle between the axis of chisel and job surface while chipping? चिपिंग करते समय जो छेनी की एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर हमने फिगर आपको एक्स्ट्रा से डाल दिया गया है, क्वेश्चन में बेसिकली फिगर नहीं दिया गया है, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर चीजल का फिगर डाल दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपकी चीजल है और चीजल की क्या है, एक्सिस है। तो चिपिंग करते समय जो ये चीजल की एक्सिस है और ये जॉब की सरफेस है, तो चीजल की एक्सिस और जॉब की सरफेस के बीच जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण के नाम से जानते हैं। चीजल आपकी कितने एंगल पर झुकी हुई है, इसी को ये आपका दिखाता है। ठीक है, तो जो चीजल की एक्सिस हो गई और जॉब की सरफेस हो गई, इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या झुकाव कोण कहते हैं। अब और बात की जाए तो ये जो चीजल की निचली सरफेस है, ठीक है, और साथ में ये जो आपकी सरफेस है, इसके बीच जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस एंगल को नाम से जानते हैं क्लियरेंस एंगल के नाम से। अब जो आपकी ऊपरी सरफेस और जो आपकी निचली सरफेस दोनों के बीच जो एंगल बनता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। चीजल की जो ऊपरी सरफेस है और जो आपके यहाँ पर जो परपेंडिकुलर सरफेस है, उसके बीच जो एंगल बनता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे रेक एंगल के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं ये सारे डाउट्स आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो टूटने से पहले अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती, मतलब उसमें कोई भी शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होता है, उस पर अगर हम चोट लगाते हैं तो क्या होती है, टुकड़ों में टूट जाती है। तो कौन सा गुण होता है, तो ये होता है ब्रिटलनेस, जिसे हम भंगुरता कहते हैं। जो मटेरियल जितना ही हार्ड होता है वो क्या होता है, उतना ही भंगुर होता है। भंगुरता में क्या होता है, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता। जैसे मान लो आपका कोई सीट है, सीट को क्या कर सकते हो, आप मोड़ सकते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में ट्विस्ट कर सकते हो, पर जो मेटल ब्रिटल होगा उसमें आप कोई भी शेप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, जैसे ही आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसी को कहते हैं भंगुरता, ब्रिटलनेस। यहाँ पर अदर ऑप्शन की बात की जाए तो अदर ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया है टेनासिटी। तो टेनासिटी बेसिकली धातु का वो प्रॉपर्टी होती है, वो गुण होता है जिसके कारण किसी भी मेटल पे हम क्या कर सकते हैं, टेंसाइल लोड लगा सकते हैं। मान लो ये आपका कोई क्या है, रॉड है,
अब अगर इसमें टेनासिटी का गुण है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेंसाइल लोड लगा सकते हैं, इसको दोनों डायरेक्शन से खींचा जा सकता है और ये क्या करेगा, टेंसाइल लोड को सहन करेगा, टूटेगा नहीं, तो वही उसकी क्या होती है, टेनासिटी होती है। माइल्ड स्टील हो गया, रॉट आयरन हो गया, तो ये अच्छे आपके टेनासिस मटेरियल होते हैं। हार्डनेस की बात की जाए तो किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण क्या करता है, एब्रेशन का, स्क्रैचिंग का विरोध करता है, साथ ही साथ किसी अदर मेटल को कट भी कर सकता है। टफनेस क्या है, किसी मेटल की वो एबिलिटी है जिसके कारण उस पर हम क्या कर सकते हैं, सडन या इम्पैक्ट लोड डालते हैं और वो उसको बिना टूटे हुए क्या करता है, सहन कर सकता है। ठीक है, तो सडन लोड को, इम्पैक्ट लोड को कौन सहन करता है, टफनेस सहन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन द डेप्थ माइक्रोमीटर। यहाँ पर आपको एक डेप्थ माइक्रोमीटर दिखाया गया है और डेप्थ माइक्रोमीटर से में एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर में सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इसकी ग्रेजुएशन होती है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो कौन सा माइक्रोमीटर है जिसमें ग्रेजुएशन उसके रिवर्स डायरेक्शन में होती है, उल्टी डायरेक्शन में होती हैं, तो ये होता है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। और एक्स से यहाँ पर क्या मार्क किया गया है, तो एक्स से बेसिकली यहाँ पर लॉक मार्क किया गया है। यहाँ पर जो लॉक नट होता है जिसके द्वारा हम रीडिंग को लॉक करते हैं, ये आपका क्या है, एक्स है। ठीक है, यहाँ पर नीचे बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्पिंडल हो जाएगा, ये आपका बेसिकली फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, जो स्टॉक का पार्ट होता है, स्टॉक जो आपके क्या होता है कि जो आपकी सरफेस पर आपका मतलब जो आपकी सरफेस के कांटेक्ट में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रैचेट स्टॉप हो गया, यहाँ पर स्लीप थिम्बल हो गई, स्लीप बैरल हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग आपका कोई भी आपका ब्लाइंड होल है उसकी डेप्थ चेक करने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक्सटेंशन रॉड के द्वारा इसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक्सटेंशन रॉड लगती है, उसके द्वारा इसके साइज को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वाई द हैंड टैप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड। जो हैंड टैप होते हैं वो थोड़ा सा लीड पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैम्फर क्यों किए जाते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो हैंड टैप में चैम्फरिंग क्यों की जाती है, तो बेसिकली आपको पता है टैप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। 3 सेट में पाए जाते हैं। मान लो ये आपका कोई होल है जिस पर हमें क्या करनी है, चैम्फर थ्रेडिंग करनी है, टैपिंग करनी है। अब जो भी टैप होगा इसके सबसे लास्ट वाले में यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर चैम्फर दिया जाता है। ठीक है, इंड में, तो इंड में चैम्फर बेसिकली क्यों दिया जाता है, तो चैम्फर का काम क्या होता है, जिससे यहाँ पर आकर के प्रॉपर अलाइन करता है, आपके होल के सेंटर में आके ये अलाइन कर लेता है और टैप को चलाते समय उसको गाइड करने का भी काम करता है। मेन काम क्या होता है चैम्फरिंग का, चैम्फर की वजह से प्रॉपर होल में सेट हो जाता है, उसको अलाइन कर लेता है। जो यहाँ पर सेंटर एक्सिस होती है उसके एक्सिस में क्या करता है, पूरा सेंटरली अलाइंड हो जाता है। तो ये इसका प्रमुख यूज होता है। ठीक, अब यहाँ पर टैप से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि किसी भी ब्लाइंड होल की अगर हमें टैपिंग करनी है तो किस टैप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका 3rd नंबर का टैप, जिसे हम बॉटमिंग टैप के नाम से जानते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पर आपको एक ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है और पूछा जा रहा है इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, यह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ड्रिलिंग मशीन क्या है, बेसिकली एक पिलर पर माउंट है। ड्रिलिंग मशीन बेसिकली ये ऊपर वाला जो पार्ट है यही मेन होता है। अब ये किस पर माउंट है, यहाँ पर आप एक पिलर देख पा रहे होंगे, पिलर के ऊपर ये माउंट है, तो इसकी वजह से इस मशीन का नाम क्या दे सकते हैं, पिलर ड्रिलिंग मशीन। इसे क्या कहते हैं, पिलर ड्रिलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। अप टू 25 mm होल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें यहाँ पर आपका किनारे पर फीड हैंडल लगा होता है जिसके द्वारा यहाँ पर हम फीड देते हैं। इस पार्ट का नाम कई बार पूछा जाता है तो इसे हम चक कहते हैं। ये हो गया आपका वर्किंग टेबल जिसमें टी स्लॉट्स कटे होते हैं। यह हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका मेन पिलर जिस पे आपकी पूरी की पूरी मतलब ड्रिलिंग मशीन माउंट होती है। यहाँ पर इसका मोटर हो गया, फीड मैकेनिज्म हो गया, और इसमें बेसिकली आपकी स्टेप कोन पुली पाई जाती है जिसके द्वारा डिफरेंट प्रकार के स्पीड यहाँ पर हम अचीव कर पाते हैं।
नेक्स्ट गैंग ड्रिलिंग मशीन की बात की जाए तो एक साथ कई ऑपरेशन, सक्सेसिव ऑपरेशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेंच ड्रिलिंग मशीन ये आपकी बेंच के ऊपर माउंट करके प्रयोग की जाती है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन ऐसी ड्रिलिंग मशीन होती है जिसमें बेसिकली हम वर्क को क्या करते हैं, एक स्थान पर सेट कर देते हैं और बार बार यहाँ पर हम सेटिंग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक, और डिफरेंट सेटिंग में डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर जो आपका ये पूरा स्पिंडल हेड होता है इसको हम डिफरेंट ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। जॉब की सेटिंग को हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बेसिकली रेडियल ड्रिलिंग मशीन का एडवांटेज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश। तो यहाँ पर आपको एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर दिखाया गया है जो कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। अब इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना है क्या है आपका ब्रिटिश है। ठीक, इंच में आपकी आएगी। पहले देख लेते हैं मेन स्केल, तो 0 1 2 3। तो पहले तो आपका क्या हो गया 3 हो गया। 3 के बाद क्या हो गया, या 5.5 यहाँ हो गया आपका। ठीक, 0.5 के बाद अब देख लो लास्ट में यहाँ पर कौन सी ग्रेजुएशन मैच कर रही है, तो 10 के नीचे क्या है 9 है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले आपका 3 हो गया, 3 में फिर आप 0.5 जोड़ दो, उस 0.5 में भी लास्ट में 9 जोड़ दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.359 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको जो 3 है इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है 0.1 से। अब यहाँ पर आपका 0.5 है, ठीक है, एक ग्रेजुएशन है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 0.01 से, और लास्ट में यहाँ पर जो दिया गया है 9, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वर्नियर माइक्रोमीटर की 0.001, इनसे उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तीनों को जोड़ के आप रीडिंग निकाल सकते हो, 0.359 इंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की सटीकता या लिस्ट काउंट कितनी होती है, या मिनिमम कितना वो मेजरमेंट ले सकता है। तो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है आपकी 5 मिनट होती है। किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो एक एंगुलर मेजरिंग चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी एंगल की चेकिंग की जा सकती है, मार्किंग मेजरिंग की जा सकती है इन द एक्यूरेसी ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात किया जाए साइन बार, तो साइन बार की एक्यूरेसी होती है 1 मिनट। नॉर्मल बेबल प्रोटेक्टर होती है उसकी एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री। तो कुछ आपके एंगुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी आपको पता होनी चाहिए। वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर क्या है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। 5 मिनट की एक्यूरेसी में यह आपका क्या कर सकता है, रीडिंग ले सकता है। या 5 मिनट नहीं दे करके कई बार यहाँ पर दिया जाता है 1/12 1/12 डिग्री, तो इसके द्वारा भी किया जाता है 5 मिनट आ जाता है। चूंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 12 से डिवाइड करोगे तो 5 मिनट यहाँ पर निकल के आ जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपका मेन स्केल कितना है, तो आपका क्या है 40 4 मतलब 40 हो गया 40। फिर इसके बाद 50 60 70 80 मतलब 10 के रेंज में है। तो 40 से पहले क्या रहा होगा, यहाँ पर 30 रहा होगा। ठीक, अब 40 और 50 के बीच में आपकी जो मेन लाइन होती है क्या होती है 45 को दर्शाती है यहाँ पर। तो इसी प्रकार 40 और 30 के बीच में जो ये लाइन है किसको दर्शा रही होगी 35 को दर्शा रही होगी। तो आपकी जो सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग हो गई कितनी हो गई 35 हो गई। उसके बाद देखते हैं और क्या है, तो यहाँ पर कौन सा आपका जो ग्रेजुएशन है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है जो 25 वाला ग्रेजुएशन है ये मैच कर रहा है। तो 25 को हमें क्या करना है, वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है 0.02, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। 0.5 को उठा के आप यहाँ ऐड कर दो तो आपका कितना मिल जाएगा, तो 35.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना क्या था, सबसे पहले आपको देखना था कि आपकी जो मेन स्केल है वो कितना है। तो मेन स्केल हमारा 35 था, जो वर्नियर स्केल की कौन सी ग्रेजुएशन मैच कर रही है, तो 25th ग्रेजुएशन मैच कर रही है, उसको लिस्ट काउंट 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो 0.5 आ गया। दोनों को आप जोड़ के ऐड कर दो, आपका करेक्ट उत्तर 35.5 यहाँ से निकल के आ गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। सरफेस प्लेट को हम अच्छी तनाव मुक्त कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं।
तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का उत्तर है ये उसके प्रश्न में ही छुपा हुआ। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर पूछा गया व्हाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड। तो स्ट्रेस रिलीव्ड का मतलब होता है तनाव मुक्त। जो आप यहाँ पर प्लेट प्रयोग कर रहे हो, जो आप कास्ट आयरन की प्लेट प्रयोग कर रहे हो सरफेस प्लेट बनाने के लिए, इसमें बेसिकली क्या कोई इंटरनल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, इसकी हम सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग मतलब इसको बहुत सारे एटमॉस्फेयर, बहुत सारे मौसम के थ्रू गुजारते हैं। जैसे बहुत सारे टाइम के लिए इसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, पूरा ठंडी को झेला, गर्मी को झेला, बरसात को झेला, बहुत सारा एटमॉस्फेयर, बहुत सारा मौसम झेलने के बाद ये सीजनड हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस रिलीव्ड। तो अगर उसमें स्ट्रेस नहीं होगा तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। स्ट्रेस की वजह से ही क्या आता है, मेटल में डिस्टॉर्शन आता है। तो स्ट्रेस फ्री होगा मतलब वहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। विकृति को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। जो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है उसका मुख्य एडवांटेज क्या है। तो एडजस्टेबल है मतलब उसके हम क्या कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट हाइट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉब के अनुसार उसको क्या किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सेट डिफरेंट हाइट। विभिन्न ऊंचाई पर सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of universal surface gauge is used to set scriber at required position exactly। अगर आप यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें स्क्राइबर को सही पोजीशन में सेट करने के लिए, अच्छे से सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्नैग, गाइड पिन, रॉकर आर्म या फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा बेसिकली हम क्या करते हैं, स्क्राइबर को करेक्ट पोजीशन में अच्छे से सेट करके टाइट करते हैं। स्नैग बेसिकली क्या करता है, ये स्क्राइबर को होल्ड करता, ऊपर वाला पार्ट होता है। गाइड पिन, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी जॉब पर किसी दिए गए एज के मतलब समांतर उसके रेफरेंस में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। रॉकर आर्म के द्वारा क्या करते हैं, बेसिकली जो इसका स्पिंडल होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज का, उसको डिफरेंट एंगल पे सेट किया जा सकता है। अब यूनिवर्सल सरफेस गेज में नीचे जो उसका बॉटम होता है बी शेप में होता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये और अदर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गाइड पिन की, किसी भी दिए गए एज के समांतर पैरेलल लाइन खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गाइड पिन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, सेंटीमीटर, या तो आप डायरेक्ट याद रखो या सीधा कन्वर्ट करके देख लो। यहाँ पर जो 1 मीटर होता है इसको पहले आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो 1 सेंटीमीटर होता है इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो उत्तर आपका आ जाएगा 1000 mm। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ बी ब्लॉक। यहाँ पर आपको एक बी ब्लॉक का फिगर दिया गया है और पूछा जा रहा है ये कौन सा बी ब्लॉक है, आपको इसका नाम पहचानना है। ऑप्शन दिया गया है बी ग्रेड बी ब्लॉक, या सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप। तो यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी आ रही है, एक टर्मिनोलॉजी आ रही है लेवल और एक आ रहा है ग्रुप। तो इसको आपको समझना जरूरी है कि लेवल किसको कहते हैं और ग्रुप किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये बी शेप बन रहा है, ठीक है, जो आपका बी शेप बन रहा है जिसका एंगल कितना होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बी ब्लॉक में बी ग्रुप होता है उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपका बी शेप का जो है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लेवल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर साइड में जो आपको ये आयताकार दिखाया गया है स्लॉट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ऊपर एक क्या हो गया,
ऊपर आपका एक लेबल हो गया और साइड में क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप, बी ब्लॉक इसको कहते हैं। अब डबल लेवल कब होगा, डबल लेवल मतलब यहाँ पर नीचे की साइड भी आपको क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा कुछ ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको एक ऐसा और ग्रुप बना दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल लेवल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डबल लेवल कहेंगे। अब डबल ग्रुप कब होगा, जैसे एक ग्रुप यहाँ है और सेम कंडीशन में एक ग्रुप यहाँ पर और बना दिया जाए, ठीक है, साइड में एक ग्रुप और बना दिया जाए तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, डबल ग्रुप कहेंगे। तो आपको देखना है कि साइड में कितने ग्रुप हैं, अगर सिंगल ग्रुप है तो सिंगल ग्रुप हो गया, यहाँ पर डबल स्लॉट है तो डबल ग्रुप हो गया, यहाँ पर अगर ये सिंगल है तो सिंगल लेवल हो गया, अगर यही सिंगल ना होके क्या है, डबल बना हुआ है तो इसी को हम क्या कहेंगे, डबल लेवल कहेंगे। तो देख करके आप फिगर को पहचान सकते हो। ध्यान क्या रखना है, जो आपका बी शेप होता है इसको हम लेबल बोलते हैं, जो स्लॉट होता है इसको हम ग्रुप बोलते हैं। बी ब्लॉक आपके यूज के अनुसार बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड का बी ब्लॉक छोटे साइज में 100 mm की साइज में पाया जाता है, हाई क्वालिटी स्टील का बनाया जाता है, बेसिकली टूल रूम एप्लीकेशन में प्रयोग करते हैं। जो बी ग्रेड का बी ब्लॉक होता है 300 mm साइज में, नॉर्मल क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है, वर्कशॉप में यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, ग्रेड ए और ग्रेड बी बी ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। यहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन सेट दिखाया गया, इसमें एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन सेट में जो आपकी ये रूल लगी होती है इसको हम क्या कहते हैं, रिज रूल कहते हैं, जिसके स्लॉट में सेंटर में यहाँ पर एक स्लॉट कटा होता है, ठीक है, आयताकार स्लॉट कटा होता है, जिस पर ये तीनों हेड क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं और ड्रॉ बोल्ट के द्वारा इसको क्लेम किया जाता है रिक्वायर्ड पोजीशन में। अब यहाँ पर जो लास्ट में दिखाया गया हेड, इस हेड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम सेंटर हेड के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली कोई सिलेंड्रिकल जॉब है तो उसके सेंटर को मार्क करने के लिए, फाइंड करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो आपका ये बीच में दिया गया है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर हेड कहते हैं, ठीक है। इसकी जो ग्रेजुएशन होती है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 1 डिग्री होती है। तो 1 डिग्री की एक्यूरेसी में कोई एंगल चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, मार्क करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो यहाँ पर सबसे कोने में दिखाया गया है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको बेसिकली स्क्वायर हेड के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग 45 डिग्री 90 डिग्री एंगल की मार्किंग, चेकिंग, मेजरिंग के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर जो एक्स से मार्क किया गया है बेसिकली एक इसमें स्क्राइबर लगा होता है, स्क्राइबर की सहायता से भी हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं। और स्क्राइबर के बगल में भी यहाँ पर एक स्प्रिट लेवल लगा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो स्क्वायर हेड होता है इसमें एक स्क्राइबर लगा होता है और साथ ही साथ एक इसमें स्प्रिट लेवल भी लगा होता है, ठीक। तो स्प्रिट लेवल अगर यहां पर आपको मार्क करता तो ये स्प्रिट लेवल हो गया, ऊपर मार्क किया है तो आपका क्या हो गया, स्क्राइबर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। कोई भी राउंड बार है, सिलेंड्रिकल जॉब है, उसका सेंटर मार्क करने के लिए, सेंटर फाइंड करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कौन सा कैलिपर प्रयोग करते हैं, जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, इसी को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है, या ऑड लेग कैलिपर के नाम से जाना जाता है। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, कोई भी आपको इनसाइड मेजरमेंट लेनी है, कोई विड्थ चेक करनी है, कोई स्लॉट का गैप चेक करना है तो वहां पर प्रयोग करते हैं, इंटरनल डायमीटर चेक करना है। आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप के लिए प्रयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर आपका बेसिकली प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, 0.02 mm की एक्यूरेसी में मेजरमेंट लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड इन द चीजल। यहाँ पर चीजल में आपसे पूछा जा रहा है, जो ए से मार्क किया गया है ये बेसिकली यहाँ पर ये अल्फा दिखाना चाहता है, जो अल्फा से मार्क किया गया है, अल्फा कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। तो जो अल्फा से मार्क किया गया एंगल है इसको किस नाम से जानते हैं, तो आज ही के अपने चौथे या पांचवें क्वेश्चन में हमने इसको अच्छे से क्लियर किया था चीजल को, कि इसको किस एंगल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये चीजल की क्या हो गई, निचली एक मिनट, यहाँ पर ये चीजल की क्या हो गई, निचली सरफेस हो गई और ये हो गई आपकी जॉब की सरफेस। तो चीजल की निचली सरफेस और जॉब की सरफेस के बीच जो एंगल बनता है इसे हम क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं,
क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हो। ये जो चीजल की एक्सिस है और यहाँ जॉब की सरफेस है, इसके बीच का जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण कहते हैं। चीजल की ऊपरी और निचली दोनों के बीच जो कोण बनता है इसे पॉइंट एंगल कहते हैं। चीजल की ऊपरी सरफेस और जो यहाँ पर परपेंडिकुलर सरफेस है इसके बीच जो एंगल बनता है इसे हम रैक एंगल कहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मान लीजिए जो आपका यहाँ पर क्लियरेंस एंगल है, ठीक है, जो यहाँ पर आपका अल्फा की वैल्यू है, अगर ये कम हो जाए, ठीक है, क्लियरेंस एंगल कम हो जाए तो क्या होगा, तो क्लियरेंस एंगल कम होने से क्या हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, चीजल आपकी कुछ इस पोजीशन में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो अगर क्लियरेंस एंगल कम है तो चीजल स्लिप कर जाएगी। और यही दूसरा पूछा जाता है, अगर चीजल का क्लियरेंस एंगल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो जाए तो चीजल आपकी कुछ इस पोजीशन में आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी एकदम से। तो यहाँ पर यह क्या करेगी, मेटल में डिगिंग करेगी, गड्ढा करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीजल विल डिग इन द मटेरियल। तो अगर क्लियरेंस एंगल ज्यादा होगा तो आपकी डिग करेगी, क्लियरेंस एंगल कम होगा तो चीजल स्लिप कर जाएगी। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन चीजल के आपको क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। कोई और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।